हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपका फर्स्ट पेपर भी आई थिंक हो चुका है, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है वो है लॉ ऑफ क्राइम्स का, जिसको बीएनएस अभी रूप में हम देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता के रूप में देख रहे हैं। पहले इसको आईपीसी का पढ़ते थे हम लोग, इसमें सेक्शंस वगैरह। अब बीएनएस को कंपेयर करके हम इसे पढ़ने की बात करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ क्राइम्स का जैसा लेक्चर्स हमारे सारथी बैच में चला था, उसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी थी कि क्राइम क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होता है, कॉजेज ऑफ क्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें एज वेल एज बीएनएस के प्रोविजंस के बारे में जो आपके सिलेबस में है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज क्योंकि आपका पेपर अब 22 तारीख को 22 मई को है लॉ ऑफ क्राइम्स का, तो उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी कि अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग है, उसको किस फॉर्मेट में हमें लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, एज वेल एज हम एक आंसर में क्या क्या ऐसा चीज डालें जिससे हमारा एक आंसर जो है वो अच्छा निकल करके आए या फिर अच्छा दिखे आपका आंसर। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। चलिए देखिए लॉ ऑफ क्राइम्स। ओके, अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस डज लॉ नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन एक्ट इवन इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। कह रहा है कि किन परिस्थितियों में कानून किसी कार्य का संज्ञान नहीं लेता है, भले ही वह अपराध ही क्यों ना हो। अच्छा देखो, सामान्यतः ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है या चूक करता है, कोई एक्ट या ओमिशन किया होता है जो प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है और फाइन इम्पोज कराया जाता है, ठीक है, पनिशमेंट मिलती है। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें किसी के व्यक्ति द्वारा कोई कार्य या कोई चूक हो जाए लेकिन उसके लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। तो अपवाद से ये क्वेश्चन है, जब आपने पढ़ा होगा जनरल एक्सेप्शन समान अपवाद बीएनएस में, तो आपको ये चीजें समझ में आती होंगी कि हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया। तो सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि द लॉ डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन एक्ट दैट टेक्निकली satisfy the ingredient of an offense due to। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला था इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अगर कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसके लिए इसेंशियल एलिमेंट्स होते थे, जैसे ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट एब्सेंट रहेगा तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यही कह रहा है कि कानून कुछ ऐसे कार्यों का संज्ञान नहीं लेता जो तकनीकी रूप से अपराध के तत्वों या एलिमेंट को संतुष्ट नहीं करते। जैसे लैक ऑफ मेंस रिया, जैसे हर एक क्राइम में आप देखोगे, हर एक ऑफेंस, ठीक है, क्राइम एंड ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने ऑलरेडी सारथी बैच में बता रखा है, ठीक है। जब जब कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो उसमें क्या होता है भाई, इंटेंशन देखा जाता है, इरादा देखा जाता है। अगर आपने इरादतन कोई हत्या की है या फिर इरादतन कोई चोरी की है तो उसके लिए आपको वही सजा मिलेगी जो बीएनएस में गिवन है। लेकिन अगर आपसे कोई चीज अनइंटेंशनली हो गई, जानबूझ के नहीं आपने किया, बस ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली वो चीज आपसे हो गई, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है वो सजा नहीं मिलेगी जो उस काम को जानबूझ के करने के लिए मिल रही थी, इंटेंशनली करने के लिए मिल रही थी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा, सामान्य अपवाद मिल जाएगा, जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा। पहले ये जो सामान्य अपवाद था वो चैप्टर 4 में जो था वो गिवन था, चैप्टर 4 में गिवन था, और सेक्शन 76 से लेकर के 106 आईपीसी में। अब आपका ये काम है कि क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अभी बीएनएस में कहां से कहां तक दिया हुआ है, बीएनएस में कहां से कहां तक दिया हुआ है।
ठीक है, ऐसा एक सिनॉप्सिस बना लें। अब जैसे किस किस चीज के लिए अपवाद मिलता था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर तथ्य की भूल हो गई है आपसे तो उस सिचुएशन में और उस वजह से आपने कोई ऑफेंस कर दिया है या फिर ओमिशन कर दिया, कोई एक्ट या ओमिशन कर दिया है जो प्रोहिबिटेड है लॉ में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। अगर आवश्यकता है, नेसेसिटी है, तो भी आवश्यकता है उस काम को करने की और उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो उसमें भी आपको सामान्य जो अपवाद है वो लग जाता है। अब आ जाता है पेटी केसेस, ठीक है ना, ऐसे छोटे मोटे एक्ट, उसमें भी क्या मिल जाता है, तुच्छ कार्य के लिए आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो उदाहरण, देखो इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, इसको उदाहरण नहीं दृष्टांत बोलेंगे और इंग्लिश में इसको इलिस्ट्रेशन बोलेंगे। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यह मानते हुए कि बच्चा डूब रहा है उसे बलपूर्वक बाहर खींचता है जिससे उसे मामूली चोट लगती है, तो यह कार्य धारा 21 आईपीसी के तहत सद्भावना के कारण आपराधिक दायित्व को आकर्षित नहीं करता है। मान लो कोई एक बच्चा डूब रहा है, ठीक है, पानी में, और कोई सामने वाला व्यक्ति जो उसे देखता है वो उसे रस्सी से या जिस भी तरह बाहर निकालने का काम करता है और बाहर निकालते दौरान उस बच्चे को बहुत सारी चोटें आ जाती हैं उसके शरीर पे, तो क्या उस आदमी को उस चोटों के वजह के लिए उसको जिम्मेदारी ठहराया जाएगा, लायबिलिटी आएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी किसी तरह की आएगी? तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी का एक जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, ठीक है ना। चल, अब इसी तरह एक केस था, इस केस का नाम था आर वर्सेस डूडले एंड स्टेफन का केस था 1884 का। इसमें ये बोला गया नेसेसिटीज एज अ डिफेंस वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर मर्डर। अब आप किसी का मर्डर कर दो और बोलो कि ये जरूरी था इसका मर्डर करना, तो नेसेसिटी में आवश्यकता का अगर डिफेंस आप ले रहे हो तो उसमें आप मर्डर का जो डिफेंस है वो नहीं ले सकते, किसी का मर्डर करके, और ये नहीं कह सकते कि इसको आवश्यक था मारना, ठीक है ना, ये डिफेंस नहीं होता है। बट फॉर लेसर ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए आप नेसेसिटी ले सकते हो, नेसेसिटी में एक्सक्यूज द एक्ट। अब यहाँ पे देखो आर वर्सेस डूडले के केस में क्या था कि 4 व्यक्ति थे जो नाव में सवार थे, शिप में, समुद्र में, और वो रास्ता जो है वो गुम गए, जिससे उनको 2 दिन में पहुंचना था तो उनको हफ्ते भर लग गया, रास्ता वो भटक गए समुद्री लहरों के कारण। और उसमें से 3 व्यक्तियों ने ये ठान लिया कि अब हमारे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, डिसाइड किया कि चौथा जो छोटा बच्चा है, ठीक है, उन सब में चारों में सबसे छोटा, उसको मार के खा लेते हैं उसका फ्लैश, ठीक है, ये लोग मार के खा लेते हैं। फिर जब ये लोग आते हैं, पहुंचते हैं अपने गंतव्य पे, तो फिर इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं इन तीनों के ऊपर। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैंने नेसेसिटीज में ये काम किया क्योंकि हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं था, दैट्स वाई हमने उसका मर्डर करा, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ कोई नेसेसिटीज का जो है आपको अपवाद नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, मर्डर करके आप किसी अपवाद जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर प्राइवेट डिफेंस में रहता और प्राइवेट डिफेंस में अगर आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा था और अपने बचाव में आपने उसको मार दिया या किसी तरह से छोड़ दिया, तो वो कंसीडर हो सकता है, लेकिन आवश्यकता के लिए किसी को मार देना ये कहीं से सामान्य अपवाद नहीं है, ठीक है ना। 1 का बी क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवियस हर्ट अंडर द इंडियन पीनल कोड, यानी कि इंडियन पीनल कोड या बीएनएस भी आपसे पूछ सकता है। अगेन मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ ये बात कि जहां भी बीएनएस पूछा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसीलिए आईपीसी इसमें आ रहा है। लेकिन जहां जहां आईपीसी के सेक्शन है वहां पे अब आप बीएनएस के सेक्शन को भी देख लीजिएगा, तभी ये और ज्यादा रेलेवेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ग्रीवियस हर्ट यानी कि गंभीर चोट का मतलब क्या था आईपीसी में, ये आपको बताना है, और अभी बीएनएस में तो सेक्शन चेंज है, प्रोविजन वही है। तो ग्रीवियस हर्ट जो है उस समय डिफाइंड था सेक्शन 320 में, आप कमेंट में लिख सकते हो कि किसमें बीएनएस में कब किस सेक्शन में गिवन है। इट इंक्लूड 8 काइंड्स ऑफ इंजरीज सच एज, अब 8 तरह की इंजरीज जो है वो दिए गए हैं, अगर कोई कर देता है ऐसा इंजरी, चोट दे देता है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। जैसे इमेस्कुलेशन, अगर किसी को भी, किसी पुरुष को कोई नपुंसक बना दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। नेक्स्ट कह रहा है परमानेंट लॉस ऑफ साइट और हियरिंग, मतलब कि
स्थायी रूप से किसी का आंख की रोशनी चला जा रहा है, मतलब वो देख नहीं पा रहा है, या स्थायी रूप से अपने जो हियरिंग है, सुनने की क्षमता है, उसको लॉस कर दे रहा है, तो ये भी क्या है भाई, एक ग्रीवियस चोट है, यानी कि गंभीर चोट है। फिर फ्रैक्चर हो जा रहा है, बोन या तो टूट रहा है, तो ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है एनी हार्ट विच एंडेंजर्स लाइफ सीवियर बॉडली कॉस्ट टू पेन ऑफ 20 डेज। अब इसमें जो है थोड़ा चेंज हुआ है 20 डेज में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले जो सेक्शन था वो 320 आईपीसी में ग्रीवियस हर्ट था, और अब सेक्शन 116 बीएनएस में आपका ग्रीवियस हर्ट दिया गया है, ठीक है। चौथा हम लोग देख रहे थे कि क्या ऐसा एक्ट है जो ग्रीवियस हर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप इतना मार दिए हो जिससे वो 15 दिन तक, पहले 20 दिन था, अब 15 दिन तक जो है वो अपने बेड पे रेस्ट कर रहा है, या डॉक्टर उसको सजेस्ट किया है बेड रेस्ट पे, या 15 दिन तक वो अपना जो भी नॉर्मल बेसिक डेली काम है वो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जैसे उठना बैठना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, ये सब छोटी मोटी चीजें अपने लाइफ के लिए नहीं कर पा रहा है वो, इसका मतलब आपने इसको क्या दिया है, बॉडली हर्ट ऐसा दिया है जो 15 दिन से ज्यादा का या 15 दिन तक का है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। आपने उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा दी है, ठीक है ना। चलो, अब इसमें केस लॉज है, इलिस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए ने बी के हाथ की हड्डी तोड़ दी, तो आईपीसी 120 और बीएनएस की धारा 116 के अंतर्गत इसे गंभीर चोट माना जाएगा, ठीक है। केस लॉज है रामकड़म बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का 1982 का केस है। इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रैक्चर ऑफ जॉ बोन वाज हेल्ड टू बी ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी का ये ठुड्डी जो है वो टूट जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसको क्या माना जाएगा भाई, ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, ओके। अब इसकी, अभी आप काम कीजिएगा, इसका पनिशमेंट कितना है ये आप लोग देख लीजिएगा, और इसके साथ जितना जितना भी प्रोविजन मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आपको सारी पनिशमेंट बताई जा सके, साथ ही बैच में सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। तो अगर आपको पनिशमेंट देखना है इसको, तो जा करके अपना बेयर एक्ट उठाइए और ग्रीवियस हर्ट का क्या पनिशमेंट है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ओके। चलिए, अब आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन, व्हेन कैन थेफ्ट ऑफ डेड बॉडी बी पनिशेबल। मतलब कि शव की चोरी कब दंडनीय हो सकती है। देखो भाई, कुछ लोग डेड बॉडी को भी चुरा लेते हैं, ठीक है ना, डेड बॉडी को चुरा करके और उसके जो भी ह्यूमन पार्ट्स होते हैं उसको उसकी भी चोरी करते हैं, बॉडी पार्ट्स की भी चोरी करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि डेड बॉडी चुराना कब पनिशेबल है, ओके। अब यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। हालांकि पारस्परिक अर्थों में सौ को संपत्ति नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्या मरे हुए व्यक्ति का शरीर जो है वो प्रॉपर्टी माना जाता है, तो ऐसा अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर शव से जुड़ी कोई वस्तु बेईमानी से ले ली जाती है तो इसे धारा 378 आईपीसी के तहत चोरी, या धारा 404 आईपीसी मृत व्यक्ति की संपत्ति के तहत बेईमानी से गबन किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मान लो कि जो मृत व्यक्ति है, डेड पर्सन है, उसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, अगर मान लो महिला है तो उसने कान का पहना हुआ है, नाक का पहना हुआ, गले का पहना हुआ, हाथ का जो भी वो समय मतलब डेथ करते समय उन्होंने पहना था, ठीक है। उनके शरीर पे जो भी ऑर्नामेंट थे उसको अगर कोई चुरा रहा है, कई लोग पुराने जमाने में अपने दांत में सोना का परत चढ़वा लेते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो 100 के संपत्ति को, मतलब अगर कोई 100 है और उसको चुरा लेना, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी है जो उस समय उसके पास है, बेईमानी से अगर कोई ले रहा है इस चीज को, 100 से सामान अगर चुरा रहा है, तो वो भी आईपीसी में क्या है भैया, ऑफेंस है। पहले ये 378 आईपीसी में आता था, आपका काम है कि अब बीएनएस में किस में आता है ये देखे, ठीक है ना। और 404 आईपीसी मतलब बेईमानी से गबन, अगर मृत व्यक्ति की कोई संपत्ति कर लिया है तो उसको दंडनीय पनिशेबल माना जाता था, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए अंतिम संस्कार के दौरान किसी 100 से आभूषण चुराता है तो ए ने चोरी या दुर्नियोजन किया करता है। मतलब कि ए कोई व्यक्ति है वो 100 का
अभी फ्यूनरल होने जा रहा है, फ्यूनरल साइट पे जहाँ उसको जलाया या दफनाया जाएगा वहीं क्या कर लेता है, उस 100 से कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, मतलब कोई भी तरह का ऑर्नामेंट वगैरह ले लेता है। तो ये क्या कर रहा है भाई, चोरी कर रहा है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है, और उसके लिए उसको सजा प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया इसके पिछले। ठीक है ना। इसमें देखो पक्का नारायण, ठीक है ना, पक्का नारायणा वर्सेस सम्राट 1992 में 100 के आभूषण को निकालना चोरी माना गया था। तो 1912 में इस केस में बोला गया कि 100 का अगर आभूषण कोई निकाल रहा है बेईमानी पूर्वक, तो वो क्या कर रहा है भाई, चोरी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का डी, इज देयर एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी विच इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कह रहा है कि क्या भारतीय न्याय संहिता, अब पहले भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत कोई ऐसा अपराध है जिसमें सख्त दायित्व का सिद्धांत शामिल है। अब देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जब आपने टॉट पढ़ा होगा तो बहुत सारी तरह की लायबिलिटी पढ़ी होगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ी होगी, अब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़ी होगी, वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ी होगी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कठोर दायित्व या सख्त सिद्धांत का क्या कोई प्रिंसिपल आईपीसी या फिर बीएनएस में है या नहीं है। तो कह रहा है कि हाँ है, यस। ऑल्दो आईपीसी जनरली रिक्वायर्स मेंस रिया, हालांकि मेंस रिया हमेशा चाहिए होता है किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। देयर आर एक्सेप्शंस वेयर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाइज, लेकिन कहीं कहीं पे इंटेंशन आपका रहे या ना रहे उसके बावजूद भी आपके ऊपर सख्त दायित्व अप्लाई होता है, लागू होता है। जैसे सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी ऑफ रेप। अब बीएनएस का आप बताएंगे कि कौन सा सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 375 आईपीसी रेप, कंसेंट मस्ट बी रियल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट और डिफेंस इन सम सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मान लो कि रेप अगर कोई कर रहा है तो अगर महिला का कंसेंट उसमें है, महिला के कंसेंट के बिना अगर कोई उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है तो वो रेप का कैटेगरी में जा रहा है। तो वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए, कंसेंट का रियल या फिर अपरेंट मीनिंग ही नहीं देखेंगे कि हाँ कंसेंट का मतलब कंसेंट है। कंसेंट कैसा होना चाहिए भाई, रियल, सच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को डर भय दबाव बना करके उसका कंसेंट ले रहे हो। ठीक है ना। तो कंसेंट या फिर वो जो महिला है वो इंटॉक्सिकेटेड है या फिर ऐसी है कि अनसाउंड माइंड की है कि वो कंसेंट का उसको मतलब ही नहीं पता है, उससे आप कंसेंट ले रहे हो, तो क्या उस कंसेंट रियल मानी जाएगी, नहीं। तो कंसेंट मस्ट बी रियल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई कि उसने कंसेंट दिया या नहीं दिया, या फिर जो कंसेंट दे रही है वो सच में दे रही है या नहीं दे रही है। ये कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप डिफेंस नहीं ले सकते। ठीक है ना, इन सर्कमस्टांसेस। तो वही कह रहा है यहाँ पे आप कंसेंट का गलत मतलब समझो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझो या कुछ समझो, आपकी यहाँ रिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी, कठोर दायित्व, सख्त दायित्व बनेगा ही बनेगा, और आपके ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस यहाँ नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं यहाँ कितना भी आप डिफेंस ले लो, लेकिन यहाँ रेप में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है ऑफेंडर के ऊपर। ठीक है, चल अब यहाँ पे इलिस्ट्रेशन देखो भाई, उदाहरण क्या कह रहा है, पॉक्सो के तहत नाबालिग से बलात्कार के मामले में भले ही वयस्क हो फिर भी उसे दोषी ठहराया जाता है, आरोपी ने लड़की पर विश्वास किया। ठीक है ना। अब मान लो कि पॉक्सो में जानते ही हो कि माइनर जो भी चाइल्ड होता है उसके ऊपर लागू होता है ये। अब मान लो कोई 15 साल की लड़की है, वो कंसेंट दे रही है किसी मेजर व्यक्ति को कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा हम कंसेंट देते हैं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का। तो भले ही वो लड़की अपना दे दी क्योंकि वो माइनर है, नाबालिग है, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे तो लगा था कि वो दिखने में तो लगती थी कि 20 साल की है, मुझे नहीं पता था कि वो 15 साल की है, तो मेरे ऊपर साहब रेप के चार्जेस ना लगाए जाए। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट कहेगा भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट डिफेंस इन रेप केसेस। ठीक है ना, रेप केसेस में कोई डिफेंस आपका नहीं लगेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, और यहाँ पे क्या लगेगी आपकी, कठोर दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी निकल करके आएगी। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे केस लॉज देख लो। राजस्थान राज्य बनाम विनोद कुमार 2012, कुछ धाराओं के तहत सहमति तब तक अप्रासंगिक होती है जब पीड़िता सहमति की उम्र से कम हो, वही चीज बोला गया। ठीक है, केस अगर डाल सकते हो तो डाल देना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन डज
व्हेन डज एन एक्ट और ओमिशन विदाउट टू इंटेंशनल एक्ट, मतलब कब कोई कार्य या चूक जानबूझ करके किया गया कार्य माना जा सकता है। तो कह रहा है कि जब कोई कार्य या चूक जानबूझ करके किया जाता है तो वो मेंस रिया यानी दोषी मन से और किसी विशेष परिणाम उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य के साथ किया जा सकता है। ठीक है ना। अब मान लो कि कोई आपने काम किया, व्हेन डज एन एक्ट ओमिशन अमाउंट टू इंटेंशनल एक्ट, कोई भी आपने काम किया या फिर आपको काम करने के लिए जो दिया था वो आपने काम नहीं किया, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जानबूझ करके वो काम कर रहे हो, वॉलेंटरली वो काम कर रहे हो, अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हो। 300 क्या कह रहा है आईपीसी का, अगर देख लेना बीएनएस में क्या है, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ दैट इज एन इंटेंशनल एक्ट। अगर आप जान रहे हो कि तुम्हारे इस एक्ट से 301 का एक्सप्लेनेशन एक जो है, 300 का एक्सप्लेनेशन एक ये बताता है कि अगर आप ये जानबूझ करके कोई एक्ट कर रहे हो कि इस एक्ट करने से किसी व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो तुमने क्या किया है भाई, सच में उसकी मृत्यु की है। तो मृत्यु की संभावना जानते हुए अगर आप मृत्यु कर रहे हो उस व्यक्ति की, तो भी आपका क्या है, उसमें मेंस रिया है। ठीक है ना। अब इलिस्ट्रेशन है, इसमें इलिस्ट्रेशन देखो क्या कह रहा है, ए बी को चलती ट्रेन से धक्का दे देता है, यह जानते हुए कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, भले ही मृत्यु का इरादा ना हो। यह आईपीसी के तहत जानबूझ कर किया गया काम है। मान लो कोई एक नाम का व्यक्ति है, वो जा रहा है, बी नाम का भी व्यक्ति है, उस पे ए ने बी को धक्का दे दिया। अब धक्का देने से तो यही है कि ट्रेन अगर स्पीड में है तो क्या हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, भले ही ए के ऊपर किसी तरह का पागलपन आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, या कुछ भी वो कैसे भी किया हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये समझा जाएगा कि ए ने अगर बी को धक्का दिया है तो जानबूझ करके उसको धक्का दिया है, उसका इंटेंशन समझ में आएगा। अब केस लॉज, यहाँ विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है, यहाँ पे 1958 का, में दोषी हत्या में इरादे और ज्ञान पर जोर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे इम्फेसाइज किया गया इस केस में इंटेंशन एंड नॉलेज पे। क्या ये जरूरी है कि जो व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है उसको इंटेंशन के साथ नॉलेज भी होना चाहिए। तो मानव वध में ये जोर दिया गया कि इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज होना भी जरूरी है या नहीं है। तो इंटेंशन प्लस नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी की लायबिलिटी। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो पॉस्को एक्ट का भी आया है आपके वन का क्लॉज एफ कह रहा है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द पॉस्को। तो पॉस्को का क्या सैलिएंट महत्वपूर्ण या मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है पॉक्सो का, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इसका नाम है, was enacted to protect children। ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है बिलो 18 years from the sexual abuse, मतलब 18 साल से कम अगर कोई बच्चा है तो कम साल का अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर अगर किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो अगर कोई व्यक्ति ये कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर क्या लगेगा, पॉस्को की धाराएं जो हैं वो लगती है। ठीक है। सैलिएंट फीचर क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है, इसमें जरूरी नहीं कि मेल मतलब कि मेल चिल्ड्रन या फिर फीमेल चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन मतलब न्यूट्रल, मतलब कि मेल अगर चाइल्ड है तो भी, फीमेल अगर चाइल्ड है तो भी दोनों पे लागू होगा। दूसरा कह रहा है इंक्लूड्स पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव एंड असॉल्ट, मतलब कि इसमें पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, मतलब जरूरी नहीं कि सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो सच में पेनिट्रेट करके किया गया है या नॉन पेनिट्रेट करके किया गया है, ये चीज इसका फीचर है। एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पीडी ट्रायल, पॉस्को के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, इसका जल्दी से ट्रायल हो इसके लिए भी ध्यान रखा गया है इसमें। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ऑन अक्यूज अनलेस प्रूवन अदरवाइज, कह रहा है कि जब तक कि अन्यथा साबित ना हो तब तक दोषी का अनुमान, कि मतलब जब तक दोषी अपने आप को ये साबित ना करवा ले कि हाँ वो सच में दोषी नहीं है तब तक उसको दोषी ही समझा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मैंडेट रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 19 क्या कह रहा है, अपराधों की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होता है 19 में, कि क्या प्रोसेस में है वो मामला। कंसेंट इज इररिलेवेंट इफ द विक्टिम इज अ माइनर। अब मैंने बोला ना 18 साल का अगर कोई कम बच्चा है या फिर लड़की है लड़का 18 साल से कम का है तो उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है
और अगर उसने माइनर रहते हुए अगर कंसेंट दिया है, नहीं कंसेंट दिया है, इररिलेवेंट, ये इररिलेवेंट है। आप नहीं कह सकते कि उसने कंसेंट दिया था दैट्स व्हाई मैंने ये किया, तो कंसेंट जो है ये इररिलेवेंट है इसमें। ओके, अब यहाँ पे केस है। केस क्या है भाई? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 375 क्या बोलता है? मैरिटल रेप केस एग्जम्पशन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ माइनर वाइफ्स ऑफ द पॉस्को। तो माइनर असंवैधानिक माना गया, जैसे कि नाबालिग पत्नियों के साथ अगर कोई रेप करता है वैवाहिक बलात्कार से, इसको छूट में रखा गया। मतलब माइनर अगर कोई गर्ल है और उसका शादी हो गया और उसका पति उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो इसमें पॉस्को में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका केस है भाई, एक केस मैं आपको बता दूंगी। ठीक, एक केस मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद आप, क्योंकि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप केस, जो केस लॉज आते हैं, आपको जो डिसीजन मांगने आता है उसको आप कर पाएंगे। अब कह रहा है फॉरेन इन्वेस्टिगेशन एंड इंडियन जुरिडिक्शन का ये केस है। क्वेश्चन क्या है कि इंस्टिगेशन, सॉरी इन्वेस्टिगेशन है, इंस्टिगेशन चढ़ाना, ठीक है ना। कह रहा है अब ये किसमें है भाई? अबेटमेंट का ये है, ये मामला किसका है? अबेटमेंट का है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अ फॉरेनर इन यूके इंस्टिगेट मर्डर इन इंडिया, इज ही लाइबल अंडर इंडियन लॉ? अब जैसे आपने पढ़ा होगा मुझसे अबेटमेंट का चैप्टर सारथी बैच में, तो उसमें मैंने अबेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कब कब या किन किन सरकमस्टांसेस में अबेटमेंट माना जाएगा। क्या भारत का व्यक्ति अगर विदेश में रह रहे लोगों को अबेट करेगा, कोई काम करने के लिए इंस्टिगेट करेगा, तो क्या वो लाइबल होगा? या फिर कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में रह रहे व्यक्ति को अगर इंस्टिगेट कर रहा है कोई काम करने का, कोई एक्ट करने का, तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर हमारा बीएनएस लागू होगा? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कह रहा है यूके में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारत में हत्या के लिए उकसाता है, मतलब यूके में कोई व्यक्ति रह रहा है, यूनाइटेड किंगडम में एक फॉरेनर है, और वो भारत, किसी व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको मर्डर करने, किसी के मर्डर करने के लिए उकसाता है, तो क्या वह भारतीय कानून यानी कि जो अभी बीएनएस है उसके तहत लाइबल होगा या नहीं होगा? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से बता दोगे आप। कह रहा आईपीसी, अब आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस यहाँ करना, बीएनएस के प्रोविजन भी देखना। बाकी जो बच्चे सारथी बैच वाले देख रहे हैं उनके लिए तो इजी है, क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 3 आईपीसी क्या कह रहा है? एक्सटेंड इंडियन जुरिडिक्शन टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड द इंडिया इफ पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ। मतलब भारतीय कानून के तहत दंडनीय होने पर भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भारतीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करती है। तो धारा ये 3 कहती है कि अगर भारत के बाहर कोई अपराध किया जा रहा है, ठीक है ना, भारतीय अधिकार क्षेत्राधिकार उसमें विस्तारित होगा। विदेश में, चौथा क्या कह रहा है? विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों और भारत में प्रभाव डालने वाले बाहर किए गए कृत्यों पर आईपीसी या फिर बीएनएस लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया में कहीं मतलब कि आप जो है इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में रह करके किसी को उकसा रहे हो, तो जिस तरीके से आपके ऊपर अबेटमेंट के चार्जेस इंडिया में रहते हुए किसी को उकसा करके कोई काम करवाने के लिए होता है, इंस्टिगेट करके करवाने का जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी या जो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा, वही सेम पनिशमेंट भले आप भारत के बाहर रह करके किसी को इंस्टिगेट करो भारत में कोई काम करने के लिए, तो आपके ऊपर क्या लागू होगा? बीएनएस लागू होगा। इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ हो, आप अमेरिका हो, आप यूके हो, आप लंदन हो, आप कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इंडिया में किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो कोई काम करने के लिए, कोई एक्ट, कोई ओमिशन करने के लिए, तो आप कहीं भी रहो आपके ऊपर बीएनएस लागू होगा, ये याद रखना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जब सेक्शन आईपीसी का आप पढ़ोगे 107 बीएनएस का अगेन आप देख लेना, तो अबेटमेंट ऑफ इंस्टिगेशन की बात कही गई है, मतलब कि उकसाना, किसी को उकसाना। तो 3 तरह की अबेटमेंट होती है, उकसा करके किसी से कोई एक्ट या ऑफेंस कराना। 3 तरह से आप किसी को इंस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है ना, अबेट कर सकते हो। 3 तरह से आप किसी को अबेट कर सकते हो, ठीक है ना। अबेट बाय इंस्टिगेशन,
चढ़ा करके, किसी को उकसा करके, अबेट बाई एड आप किसी को मदद करके, और अबेट बाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप खुद भी उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे उस एक्ट में। ठीक है, अब बीएनएस का देखो सेक्शन भाई, बीएनएस के भी सेक्शन यहाँ पे जो है वो गिवन है, बी 56 में जो है ये अबेटमेंट वगैरह दिया हुआ है, यहीं पे मैंने डलवा दिया है आपको, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, इसमें केस लॉज भी है। केस लॉज क्या है, मुबारिक अली अहमद बॉम्बे बनाम बॉम्बे राज्य एक विदेशी को बाहर से लिखे गए पत्रों के माध्यम से भारत में की गई धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। तो खैर अगर आपको केस आता है ना सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं, 2 का ए या बी करिए या फिर 3 का ए या बी कीजिए, तो आपको चाहे तो 2 का पूरा होल पार्ट करना है, या तो और अगर 2 नहीं कर रहे हैं तो 3 का होल पार्ट करना है। ठीक है, तो आपको केसेस दे दिए जाते हैं, केस लॉस बड़ा सा दे देगा, उसमें आप पहले लिखिए कि क्या फैक्ट है, थोड़ा सा फैक्ट लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यस या नो लिख करके उसका एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप उस सेक्शंस को जो है वो डील कर सकते हैं। हाँ, तो इलिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, अगर डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो ठीक है, इनफ है। अब सीधे 2B आप देख लोगे, 2B मिसचीफ का है, आप देख लोगे इसको, बीएनएस के भी सेक्शन डाल दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, 3 या 2 क्वेश्चन, कुछ तो चेंज आया है। ठीक है, अब अटेम्प्ट वर्सेस प्रिपरेशन, मतलब कि प्रयास और तैयारी में डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है। देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था स्टेजेस ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम के क्या स्टेज होते हैं भाई, तो 4 स्टेजेस मैंने बताए थे, 4 स्टेजेस। ठीक है, पहला तो इंटेंशन, ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, और चौथा उसका इंजरी का रिजल्ट जो भी है कमीशन होता है। ये चीजें आपको मैंने बताई थी। तो देखो भाई सेक्शन 511 जो है आईपीसी का, ये अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देता है। जिस भी अटेम्प्ट के लिए एक्सप्रेसली कहीं भी पनिशमेंट नहीं दिया रहता, उसमें सेक्शन 511 आईपीसी में अगर कोई चला जाता है तो वहां पे अटेम्प्ट का जो पनिशमेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, बीएनएस में क्या है भाई, बीएनएस में 60, एक मिनट, हाँ, बीएनएस में सेम जो 500 यहाँ पे 11 में दिया था वहीं पे 62 में है। ठीक है ना, तो सेम वही बात है, जो बात 511 कह रहा था वही बात 62 में बीएनएस कह रहा था। ठीक, थियरीज ऑफ अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के प्रयास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो कैसे ये आप कहोगे कि इसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, प्रयास किया ये एक्ट करने का, तो भैया प्रॉक्सिमिटी थियरी होती है, मतलब निकटता का सिद्धांत होता है, कार्य पूरा होने के कितने करीब था। अब मान लो कि मैं कह रही हूँ कि वो व्यक्ति मुझे मारना चाहता था, उसने मुझे मारने के लिए अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, तो ये बताओ कि उस व्यक्ति की करीबता देखी जाएगी ना, नियरिटी देखी जाएगी कि भैया वो कितने दूर था। अगर मान लो वो हमसे 4 किलोमीटर दूर था, 4 किलोमीटर दूर था, तो वो कैसे हमको मारता है, या 1 किलोमीटर ही दूर था, कब तक जब हमको विजिबल ही नहीं थे तो वो हमको कैसे मार सकता था। तो अटेम्प्ट के लिए पहला जो सिद्धांत है वो निकटता का सिद्धांत देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है समतुल्यता परीक्षण कि इक्विवोकैलिटी कितनी थी, एक्ट मस्ट बी क्रिमिनली शोज द क्रिमिनल इंटेंट, और जो उसने अपराध अटेम्प्ट किया है उसमें उसका आपराधिक इरादा दिखना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन दिखनी चाहिए। ठीक है, बिना इसके कोई अटेम्प्ट का नहीं लगा सकता चार्ज। फिर उसके बाद श्रृंखला परीक्षण होनी, सीरीज टेस्ट होना चाहिए, स्टॉप बियॉन्ड प्रिपरेशन, तैयारी से आगे का कदम। तो मान लो कि अगर कोई व्यक्ति रस्सी खरीद रहा है या ब्रीफ केस खरीद रहा है या ड्रम, आजकल के ड्रम की बात हो रही है ना, ठीक है, ड्रम मुस्कान वाले केस में, अब मान लो कोई ड्रम खरीद रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि पति कह देगा कि मेरी वाइफ तो ड्रम खरीद रही है तो वो मुझे मारना चाहती है, तो ऐसा नहीं, श्रृंखला का परीक्षण किया जाएगा कि भाई क्या स्टेप बियॉन्ड प्रिपरेशन, मान लो कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसके आगे भी कोई उसने स्टेप उठाया है या नहीं, या सिर्फ तैयारी ही कर रहा है, और ऐसी तैयारी जिसके बारे में आप गलत धारणा बना के रखे हो। तो ये भी थियरीज ऑफ अटेम्प्ट में परीक्षण किया जाता है कि हाँ कोई आपके ऊपर अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। दोनों में डिफरेंस देखो भाई,
हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे ब्रीफ पॉइंट यहाँ आपको डिस्कस किए गए, डिटेल्ड में आपको और अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट क्या कह रहा है, प्लानिंग एंड अरेंजिंग जनरली नॉट पनिशेबल बाइंग पॉइजन। मान लो कोई जहर खरीद रहा है, तो ये नहीं आप कह सकते वो जहर खरीद रहा है तो मुझे मारने के लिए खरीद रहा है। तो मेयर प्रिपरेशन जो है वो किसी को जो लाइबल है वो नहीं ठहराती है किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए। ठीक, अटेम्प्ट लेकिन ठहराता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट पनिशेबल अंडर मिक्सिंग द पॉइजन इन फूड। अगर आप मान लो कि मेरा ही खाना, मेरे खाने में आप फूड अगर जहर मिला दिए तो इसका मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया और आपको इस अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो प्रिपरेशन स्टेज जो होती है, सेकेंड स्टेज जो होती है वो पनिशेबल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जो होता है वो पनिशेबल होता है। ठीक, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कब प्रिपरेशन भी पनिशेबल होता है। मान लो कि कोई ऐसा आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिससे ये लग रहा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा है, या फिर आप नकली नोट बनाने वाली मशीन खरीद रहे हो, स्टाम्प पेपर वाली नकली बनाने वाली मशीन कोई खरीद रहे हो, हालांकि आप ऑथोराइज नहीं हो फिर भी खरीद रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई इलीगल काम करने जा रहे हो और उस स्टेज पे भी आप तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए लाइबल होंगे पनिशमेंट के लिए। ठीक है ना, लेकिन जनरली प्रिपरेशन के लिए कोई लाइबल नहीं होता, अटेम्प्ट तो ऑलवेज पनिशेबल होता है। ओके, चलो अब यहाँ केस लॉज क्या कह रहा है भाई। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य 1961 का एक केस है। कह रहा है गलत परीक्षा फॉर्म दाखिला करना धोखाधड़ी का प्रयास है। तो फिलिंग द फॉल्स एग्जाम फॉर्म, आप गलत गलत एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और उसका इंटेंशन क्या है भैया, धोखा करना। ठीक है, तो ये क्या है, धोखाधड़ी का प्रयास है, अटेम्प्ट है और इसके लिए ये पनिशेबल है, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा केस है, आप इसको देख लेंगे। इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए प्लान्स टू रोब अ बैंक एंड बाइज टूल्स वेपन अटेम्प्ट प्रिपरेशन, ही एंटर्स द बैंक विथ। अभी कह रहा है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है वो बैंक लूटने के लिए योजना बनाता है और औजार हथियार खरीद के ले जाता है, तो क्या होगा, प्रयास तब तक शुरू होता है जब आरोपी योजना को अंजाम देना शुरू करता है। बीएनएस और आईपीसी के सिद्धांत की पुष्टि करना, लेकिन आधुनिक प्रारूपण स्पष्टता के साथ। अब यहाँ कह रहा है मान लो कि वो लेकर के सारी चीजें गया है, अब मान लो कि वो अपने 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 बैग में औजार हथियार रखा है, लेकिन जब तक वो निकाल करके और कि दूसरे को डराता नहीं है, धमकाता नहीं है या फिर कुछ डैमेज करने की कोशिश नहीं करता, तब तक वो पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। जैसे ही निकालता है, जैसे ही सामने वाले को डर होगा, अप्रीहेंड होगा, उसने अटेम्प्ट कर दिया चाहे अनचाहे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में क्या अंतर है। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड सबसे पहले तो आप सेक्शन ही देख लो कि 299 आईपीसी में गिवन था और अब 101 बीएनएस में गिवन है। पहले मर्डर जो था 300 में था और सेक्शन 102 में अब मर्डर जो है वो डिफाइन किया गया है। ठीक, अब एक्सेप्शन क्या है भैया, कॉमन टू आईपीसी एंड बीएनएस में अपवाद क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडिंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सडन फाइट, कंसेंट ऑफ द विक्टिम। मतलब इन वजह से अगर किसी का मानव वध हो गया है, ठीक है ना, या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। मान लो आपने किसी को बहुत ज्यादा उकसा दिया, उसके वजह से कोई हो गया, तो वो मर्डर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। या फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपने एक्सीड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो मर्डर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा भाई, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आईपीसी और बीएनएस में दिए गए हैं। केएन सिंह का बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958 के केस में जो है इंटेंट और इंजरी पे, मतलब कि इरादे और चोट पर केंद्रित था कि क्या होना चाहिए। इलिस्ट्रेशन क्या है, देख लो भाई, कह रहा है कि ए बी को थप्पड़ मारता है, बी तुरंत ए को घातक रूप से चाकू मार देता है, अपवाद ए लागू होगा। देखो भाई, जनरली कल्पेबल होमिसाइड जब आप पढ़ोगे, अब यहाँ तो मैं नहीं बता सकती, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जब आप डिफरेंस पढ़ोगे तो कल्पेबल होमिसाइड में कुछ 4 एक्सेप्शंस जो है वो दे रखे हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सेप्शन ने एक्सप्लेनेशन व्याख्या दिया है, फिर उसके बाद मर्डर का जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखे हैं। सबसे पहले आप वो पढ़िएगा, फिर आप डिफरेंस बता सकते हैं इसमें।
अब यहाँ पे देखो ए बी ने जो है वो थप्पड़ मारा, ए बी को थप्पड़ मारता है, थप्पड़ मारने का क्या होना चाहिए रिपरकेशंस, क्या इसका जवाब होना चाहिए, थप्पड़ का थप्पड़ से जवाब होना चाहिए, लेकिन बी जो है तुरंत ए को बी जो है वो तुरंत चाकू निकालता है और ए को मार देता है। तो क्या यहाँ पे ये कह सकेगा बी कि नहीं इसने मुझे उकसाया दैट्स व्हाई मैंने चाकू मार दिया? यहाँ पे इसको अपवाद नहीं मिलेगा और यहाँ पे वो जो है वो हत्या का दोषी माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन कह रहा है ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब हम जानते हो कि जितने भी मर्डर होते हैं उस मर्डर में मानव वध तो शामिल है, कल्पेबल होमिसाइड तो शामिल है, लेकिन हर एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वर्सेस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक, तो आईपीसी पहले तो धारा इसमें देख लीजिएगा, धारा क्या कह रहा है। हाँ, धारा क्या कह रहा है, एक मिनट। देखो आईपीसी में जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन था वो 403 में था और बीएनएस की जो धारा उसमें 334 है। ठीक है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में था आईपीसी में, बीएनएस में 316 है। एंड ट्रस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ठीक है, फिडेशियरी रिलेशनशिप इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में रिक्वायर्ड होता है, जैसे वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप। ठीक, एग्जांपल कीपिंग लॉस्ट वॉलेट, एम्प्लॉइंग मिसयूजिंग ऑफिस फंड। देखो दोनों में क्या हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन तो हो ही रहा है, गलत तरीके से यूज तो हो ही रहा है, लेकिन क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आपने गिरा हुआ कोई सामान जो है, रोड पे कोई वॉलेट गिरा हुआ है, उस वॉलेट को उठा करके रख ले रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हो आप, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो। ठीक, लेकिन अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय किसी ऑफिस के फंड को गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब उस पर ट्रस्ट किया गया था, वो फिड्यूशियरी रिलेशन में था, उसको उस पर ट्रस्ट किया गया था, लेकिन उस ट्रस्ट को उसने तोड़ा है उस फंड को मिसयूज करके, इसीलिए उस पर कौन से चार्जेस लगेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस जो है वो लगेंगे। ठीक, अब देखो दोनों में डेफिनेशन देख लो, परिभाषाएं देख लो। 405 जो आईपीसी का है और 316 जो है डिसऑनेस्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, ये बताता है, कह रहा सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। आपको कोई संपत्ति मिली है और उसको आप क्या कर रहे हो, बेईमानी से उसका दुरुपयोग कर रहे हो। ठीक, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड थे, जिसके ऊपर आप मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो प्रॉपर्टी दी गई थी, लेकिन आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और बाद में मिसअप्रोप्रिएट कर देना, मान लो कोई प्रॉपर्टी मिली है, आपका क्या दायित्व बनता था कि उसको लौटा दे, लेकिन अपने लिए यूज कर रहे हो, तो ये क्या है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, बेईमानी से प्रॉपर्टी को आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इसमें आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। इसमें क्या किया गया, ट्रस्ट का उल्लंघन करने के लिए ट्रस्ट को सौंपना महत्वपूर्ण है, इसमें ये बोला गया। फिर वेलजी वाला केस है, तो इसको आप देख लीजिएगा, कंक्लूजन देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज डिफेंस, कह रहा है कि बचाव के तौर पर मानसिक अवस्था में क्या क्या प्रोविजन जो है हमारे बीएनएस में दिए गए हैं, ये बताइए। तो देखो भाई, बचाव जब आप देते हो, जनरल एक्सेप्शन मैंने पहले ही बताया, सामान्य अपवाद में कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे हैं या फिर कुछ कोई कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या मिल जाता है, एक्सेप्शन मिल जाता है, अपवाद मिल जाता है, अगर वो कोई एक्ट या ऑफेंस कर देते हैं उसके बावजूद। तो वही कह रहा है, अगर मानसिक तौर पे कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसको क्या क्या डिफेंस मिल सकता है। तो देखो सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 14 जो बीएनएस का है, वो ये बताता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एन ऑफेंस, मतलब कि अनसाउंड माइंड के द्वारा व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है, इफ इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ रॉन्गफुल्स, अगर वो ये जानने में असमर्थ है कि उसके काम करने से क्या गलत हो सकता है या नेचर क्या होगा। इसेंशियल क्या होने चाहिए, मेंटल इलनेस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्ट। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कभी कभी उसको दौरे पड़ जाते हैं और वो पागल हो जाता है, बाकी समय वो नॉर्मल रहता है, तो ये देखा जाता है कि मेंटल इलनेस क्या है उस समय, जिस जिस व्यक्ति ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, क्या सच में वो मेंटल
इलनेस था उसका, मानसिक तौर से बीमार था या नहीं था उस समय। फिर कह रहा है टोटल इनकैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर, या फिर कोई ये जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है ये इतना इनकैपेबल है कि इसको किसी भी तरह का नेचर या फिर उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है एक्ट का, ये भी जो है डिटरमाइन करना पड़ता है ये डिफेंस देने से पहले। केस लॉ जिसमें दया भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, अक्यूज मस्ट शो द प्राइम एफर्साइज, ठीक है। तो जो भी अभियुक्त है जिसके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए गए हैं ऐसे, तो अगर वो प्राइवेट डिफेंस में अपने बोल रहा है कि मेरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, तो उसको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसी तरह सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का ये है केस जो रिलेटेड है, ठीक। इलिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, उदाहरण देख सकते हो इसका, इलिस्ट्रेशन और उदाहरण देख सकते हो। निष्कर्ष देख लो भाई, मानसिक विकृति एक वैध बचाव है, ठीक है, वैलिड एक्सेप्शन है यदि यह अपराध के समय संज्ञात्मक क्षमताओं को अक्षम करता है। बीएनएस इस बचाव को बरकरार रखा है। बीएनएस में कहीं से भी जो मानसिक विकृति के लिए डिफेंस था उसको हटाया नहीं गया है, लेकिन ये होनी चाहिए कि हाँ जिस समय वो बोल रहा है कि मैं अनसाउंडनेस माइंड के साथ था, उस समय उसको बताना होगा कि सच में उसकी मेंटल स्थिति क्या थी, उसको अपने कार्य के जो रिजल्ट थे, कॉन्सिक्वेंस थे, उसको पता नहीं थे, ठीक है, इसको साबित करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या देखा भाई, कुछ PYQ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे और उसके जो आंसर हैं, क्या क्या आप आंसर लिख सकते हैं या फॉर्मेट क्या होगा वो देख सकते हैं। किसी भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, कलर चेंज कर लूँ। हाँ, किसी का भी क्वेश्चन का अगर आंसर आप लिख रहे हो तो याद रख लेना, ठीक, चाहे हिंदी लिख रहे हो चाहे इंग्लिश लिख रहे हो, तो सबसे पहले तो उस उस टर्म को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिफाइन कीजिए अपने लेमन टर्म में, ठीक है, लेमन टर्म या जैसा आप डिफाइन अच्छे से कर सकते हो, किसी बुक से पढ़े हो या फिर समझाने की कोशिश करिए। फिर उसका मीनिंग बताइए, अगर वो सेक्शन डेफिनेशन में दिया गया है, ठीक है, बीएनएस में या फिर किसी और एक्ट में, तो उसका क्या मीनिंग है उस एक्ट के तहत वो बताइए, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन के पार्ट में आ रहा है, ये सब इंट्रोडक्शन के पार्ट में आ रहा है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब आप डाल सकते हो। उसके बाद उसके इसेंशियलिटी बताइए कि क्या क्या इसेंशियल्स है, ये सब बॉडी में आएगा। इसेंशियल, काइंड्स, ये सब किस में आएगा, बॉडी में आएगा। इसेंशियल हो गया, काइंड्स हो गया, या फिर एक्सेप्शन कुछ हो गया, फिर केस लॉज हो गए। हर एक चीज पे आपको इस पेपर में इलिस्ट्रेशन 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 प्लस केस लॉस तो लिखने ही लिखने हैं। फिर लास्ट में जा करके आपको क्या लिख देना है भाई, कंक्लूजन वाला पार्ट लिख देना है। ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप फॉलो कीजिएगा, सेक्शन सी में आप फॉलो कीजिएगा, सेक्शन सी में ये पैटर्न आप फॉलो कीजिएगा, ना कि 1 पेज वाले या फिर 100 वर्ड वाले आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है, उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसके इसी तरह PYQ और कुछ मॉडल आंसर जो है वो हम लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।